नमस्ते। केपी कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं सीमा शर्मा आज आपके सामने बीए सेकेंड ईयर होम साइंस की क्लास लेके आई हूँ। आज हम सेकंड पेपर के अंदर 18th चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका टॉपिक है वसा। वसा वैसे तो अगर देखा जाए सभी जानते हैं कि फैट को कहा जाता है, लेकिन ये फैट क्या है, कैसे बनी है, किस प्रकार से हमारे शरीर के लिए उपयोगी है और अगर इसकी अधिकता हो जाएगी तो हमारे शरीर को क्या नुकसान है, आज हम इन्हीं के बारे में बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि वसा यानी कि जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं फैट। अब ये फैट है यानी कि ये हमारे शरीर में, अगर फैट से सभी जानते हैं मोटापा, है ना। अगर मोटापा का हमेशा मतलब यही नहीं है कि सिर्फ वसा लेने से मोटापा ही मोटापा होने वाला है, क्योंकि अगर इसकी कमी हो जाएगी तो भी उसका अलग प्रभाव देखने को मिलेगा, अधिकता हो जाएगी तो भी अलग प्रभाव देखने को मिलेगा। लेकिन अगर इसकी एक संतुलित मात्रा जो हमारे शरीर को आवश्यक है वो ले ली जाए तो हमारा शरीर भी बैलेंस में दिखाई देगा और उसकी ना तो कमी के प्रभाव देखने को मिलेंगे ना ही अधिकता के। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये है क्या। परिचय अगर देखा जाए इसका, तो वसा जो है वो एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है। वसा को कार्बनिक यौगिक कहा गया है। यह ग्लिसरीन और वसीय अम्लों का एक मिश्रण होता है, यानी कि दो तत्वों से मिलकर बना है। यह ग्लिसरीन प्लस वसीय अम्ल दोनों को मिलाने पे बनेगी वसा, यानी कि ग्लिसरीन और जब वसीय अम्ल दोनों का मिश्रण बनता है तो वसा की उत्पत्ति होती है। अब देखा जाए वसा, उसको छूने पर ये चिकनाहट के रूप में दिखाई देती है, यानी कि ये चिकनी होती है, एकदम सॉफ्ट सी एकदम, क्योंकि क्या है चिकनापन जहाँ होगा वो मुलायम भी लगेगा और एकदम सा फिसलता हुआ सा लगता है। अब अगर देखा जाए तो इसमें तीन तत्व जो हैं वो पाए जाते हैं। पहला कार्बन, दूसरा हाइड्रोजन और तीसरा पाया जाता है इसमें ऑक्सीजन, यानी कि इसमें भी तीन तत्व जो रहते हैं वो समाहित होते हैं। अब आ जाता है कि वसा के स्रोत, यानी कि वसा कहाँ से प्राप्त होती है। स्रोत का मतलब होता है जहाँ से इनकी प्राप्ति होती है, जिन जगह से वसा हमें मिलती है। तो वसा वैसे सभी जानते हैं कि तेल ले लिया, घी ले लिया तो वसा की प्राप्ति हो गई, लेकिन सिर्फ तेल और घी से ही वसा की प्राप्ति नहीं होती है, अन्य चीज़ों से भी वसा मिलती है। अब वसा मिल जाएगी, एक तो दूध में भी वसा पाई जाती है, जैसे कि मलाई के रूप में है, ठीक है। उसके अलावा अगर देखा जाए जैसे कि चीज़ है, तिल, इसके अलावा तिल का है, या फिर ऐसे कहें कि जितने भी तेलीय बीज हैं, तेलीय बीज का मतलब होता है यहाँ पर अगर देखा जाए जैसे कि मूंगफली है, सरसों है, सोयाबीन है, तिल हो गया, मूंगफली हो गया, ये जो सभी चीज़ें हैं जिनसे तेल निकलता है और उनका तेल का उपयोग किया जाता है, तो ये सभी जो चीज़ें रहेगी वो तेलीय बीज के अंदर आएगी। उसके अलावा बादाम है, बादाम में भी जो है वसा की मात्रा पाई जाती है। अब ये जो चीज़ें हैं, मलाई, चीज़, दूध वगैरह हैं, इन सब में भी वसा पाई जाती है। उसके अलावा जैसे कि घी, तेल, और उनके अलावा अगर देखा जाए जांतव स्रोतों से भी वसा प्राप्त होती हैं। दो भागों में मिलती है, एक तो जांतव स्रोत से, एक वनस्पति स्रोत से। वनस्पति से जो भी जैसे खाद्यान्न वाली चीज़ें हैं, जैसे कि अनाज वगैरह के रूप में या जैसे कि तेलीय बीज के रूप में, और जांतव रेशों से जैसे जंतुओं से जो मिल रही है वो अंडे के रूप में, मांस मछली के रूप में, यकृत वगैरह के रूप में, इनमें भी वसा की जो रहती है वो मांग जो होती है वो हमारी पूरी हो जाती है। फिर आता है वसा के हमारे शरीर में क्या क्या कार्य हैं, यानी कि जो वसा हम ले रहे हैं प्रतिदिन वो जाके हमारे शरीर में क्या कार्य करती है। तो अगला जो हम पढ़ेंगे वो है वसा के कार्यों के बारे में।
वसा के अगर कार्य देखें तो वसा का पहला जो कार्य है वो है हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करना, यानी कि वसा जो है वो उसका प्रमुख कार्य है ऊर्जा प्रदान करना। वसा जिसको सबसे अधिक अगर देखा जाए ऊर्जादायक भोज्य पदार्थ भी कहा गया है, यानी कि वसा का जो नाम है इसको कहते हैं ऊर्जादायक पदार्थ, क्योंकि सबसे अधिक जो ऊर्जा की मांग है हमारे शरीर की वो वसा से ही प्राप्त होती है। अगर देखा जाए कार्बोज है, प्रोटीन है, उनको अगर लिया जाए तो उनसे सिर्फ हमारे शरीर को 4 किलो कैलोरी के करीबन ऊर्जा प्राप्त होती है। अब अगर उसी मात्रा में अगर वसा ली जाती है तो 9 कैलोरी जो होती हैं वो हमारे शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है, यानी कि उनसे दुगनी मात्रा में जो है हमारे शरीर को ऊर्जा की जो मांग है वो प्राप्त हो रही है। वसा जो है वसीय ऊतकों के रूप में जो रहती हैं वो हमारे त्वचा के नीचे जमा हो जाती हैं, और जब शरीर को अगर जैसे किसी साधन से ऊर्जा की प्राप्ति नहीं हो रही है, यानी कि मान लीजिए हमने जैसे व्रत किया है, उपवास किया है, या हमको किसी समय पर कहीं पे पहुंचना है तो जल्दी जल्दी में हम खाना नहीं खा पाए, नाश्ता नहीं कर पाए, तो ऐसी स्थिति में क्या हो गया, एक लंबे समय तक हम भूखे रहे। अब हम भूखे रहे हैं, भोजन नहीं मिला, लेकिन फिर भी हमारा शरीर कार्य कर रहा है, तो ऐसे में जो शरीर को कार्य करने के लिए ऊर्जा मिल रही है वो वसीय जो ऊतक है, जहाँ पे पहले से ही वसा जमा है, वहीं से वो वसा निकल के हमारे शरीर को ऊर्जा देने का कार्य करना शुरू कर देती हैं, जिससे हमारा शरीर कुछ घंटों के लिए या कुछ समय के लिए देखा जाए कार्य कर लेता है, और जब वापस हमारी जो भोजन की मांग जब पूरी हो जाती है तो वापस हमारे शरीर को अतिरिक्त ऊर्जा की प्राप्ति हो जाती है। यानी कि भूख, उपवास वगैरह के समय, भूखे रहने पर, उपवास है, व्रत वगैरह के समय में भी जो ऊर्जा मांग की जो हमारी पूर्ति हो रही है वो जमा वसा से ही हो रही है, यानी कि वसा ही हमारे शरीर को सबसे ज़्यादा अच्छे मात्रा में अगर बोला जाए जो ऊर्जा देने का कार्य करती हैं। फिर दूसरा हो जाता है शरीर में ऊर्जा का संग्रह। अगला जो कार्य है वसा का वो है शरीर में ऊर्जा का संग्रह। ऊर्जा का संग्रह का मतलब है कि जब हमारे शरीर को वसा की मांग नहीं होती है, लेकिन फिर भी हमने भोजन से है या नाश्ते से जो वसा हमारे शरीर में पहुंची है, अब वो वसा क्या हो जाएगी, हमारे शरीर में जितनी मात्रा में ज़रूरत थी उतनी तो उसको ले लिया गया, शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचा दिया गया, लेकिन जो अतिरिक्त वसा मिली थी उसको क्या करा जाता है, हमारे शरीर में जमा कर लिया जाता है, और ये जो वसा रहती है वो हमारे शरीर में वसीय ऊतकों के रूप में जमा होती हैं, जो कि भूखे रहने की स्थिति में वहीं से निकलकर ऊर्जा देने का कार्य शुरू कर देती हैं। फिर तीसरा जो कार्य आता है वो है कोमल अंगों की सुरक्षा। वसा का एक प्रमुख कार्य ये भी है कि जो हमारे कोमल अंग हैं, अब कोमल अंगों का मतलब हो गया शरीर के आंतरिक अंग। आंतरिक अंग से समझते होंगे सभी, यहाँ एक शब्द आया कोमल अंग, यानी कि आंतरिक अंग जो हम देख नहीं सकते, आंतरिक अंग हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते हैं। अब देख नहीं सकते यानी कि क्या हो गया, जैसे कि हमारे शरीर के आंतरिक अंग हो गए फेफड़े, हृदय, पाचन अंग, उत्सर्जन अंग, आदि आदि, यानी कि इनके अलावा भी अंग हैं। तो यानी कि यहाँ पे क्या हो गया, अब जो फेफड़े हैं, हृदय हैं, यकृत हैं, वृक्क हैं, ये जो हमारे अंग हैं जिनको हम देख ही नहीं पा रहे क्योंकि हमारे शरीर के अंदर की ओर हैं, तो ये जो कोमल अंग हैं ये बहुत ही ज़्यादा नाजुक होते हैं, तो इनके बचाव के लिए ज़रूरी है कि इनके चारों तरफ एक आवरण बना रहे। तो जो वसा होती है वो हमारे शरीर में त्वचा के ठीक नीचे जाके जमा हो जाती है। अब ये क्या करती है, जमा होकर वहाँ की सतह गद्दीदार बनाती है, मोटी बनाती है, जिसकी वजह से क्या हो गया, कोई भी बाहरी चोट है, दबाव है या धक्का है,
अगर वो लगता है तो सीधा इन कोमल अंगों पर दबाव ना आकर वो वसा की मात्रा जो परत है वहीं तक रह जाता है, जिसकी वजह से सीधी चोट या दबाव या जो धक्का है वो इन अंगों तक पहुंचने से रुक जाता है और ऐसी स्थिति में ये कोमल अंग जो है प्रभावित होने से बच जाते हैं। फिर अगला जो कार्य है वो है शरीर का तापक्रम नियंत्रित करना। शरीर तापमान को नियमित करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए भी वसा महत्वपूर्ण योगदान देती है। अब वसा क्या कर रही है, शरीर में एक परत के रूप में जमा है। अब जो परत के रूप में जो हमारे त्वचा के नीचे जमा हो रही है, तो ये क्या करती है, हमारे शरीर का जो आंतरिक तापमान है, यानी कि जो हमारे शरीर के अंदर का जो तापमान है उसको बाहर जाने से रोकती है, जिसकी वजह से हमारे शरीर का एक सामान्य तापमान हमेशा बना रहता है, जिसकी वजह से ठंड है, गर्मी है, इनसे हमारा शरीर जो है प्रभावित होने से बच जाता है। दूसरा, कई बार आपने देखा होगा बुखार वगैरह की स्थिति में हमारे शरीर का तापमान बढ़ जाता है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि हमारे शरीर के उस तापमान को बढ़ने पर शरीर से बाहर पसीने के रूप में वगैरह निकाल दिया जाता है, ताकि वापस ठंडक मिले और हमारे शरीर का जो टेम्परेचर है वो हमेशा एक समान बना रहे, जिससे शरीर जो है वो प्रभावित ना रहे। अगला जो कार्य है वो है प्रोटीन की बचत करना। वसा का वैसे प्रमुख कार्य है ऊर्जा प्रदान करना, लेकिन कई बार ऐसा होता है व्रत उपवास वगैरह की स्थिति में हम जब वसा नहीं ले पा रहे हैं, यानी कि भोजन नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जो प्रोटीन है, क्योंकि पोषक तत्व तो हमारे शरीर में पहुंच रहे हैं किसी ना किसी रूप में, तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाता है, जब हमारी जो वसा की मांग जब पूरी नहीं हुई, तो जो हमारे शरीर में प्रोटीन है वो कई बार अपना जो कार्य है वो छोड़कर अपने शरीर में ऊर्जा देने का कार्य करने लगता है। वैसे तो प्रोटीन का कार्य होता है निर्माण करना, यानी कि कोशिका ऊतकों वगैरह का निर्माण करने का कार्य है प्रोटीन का, लेकिन जब ऊर्जा की मांग पूरी नहीं होती है तो प्रोटीन निर्माण कार्य रोक देता है और अपना जो कार्य है वो छोड़कर ऊर्जादायी कार्य करना शुरू कर देता है, यानी कि ऊर्जा देने लग जाता है। अब जब प्रोटीन ऊर्जा देने लग जाएगा तो ऐसे में क्या हो जाएगा, प्रोटीन में अपना जो कार्य छोड़ के ये कार्य करने लग गया, तो प्रोटीन की खपत अधिक होने लग गई। तो जब हम ऊर्जा ले लेते हैं, यानी कि जब हमने वसा की पूरी मात्रा ले ली, तो ऐसी स्थिति में क्या हो गया, प्रोटीन का बचाव हो गया और प्रोटीन जो है वो ऊर्जा कार्य ना कर अपना कार्य करने लग गया, यानी कि प्रोटीन की बचत हो गई। वरना क्या हो रहा था, प्रोटीन ऊर्जा देने में जब लग रहा था तो उसकी ज़्यादा खपत हो रही थी, यानी कि ज़्यादा उसमें कमी आ रही थी। लेकिन अगर ऊर्जा की मांग समय पर ले ली जाएगी तो प्रोटीन की मांग में कमी नहीं आएगी और प्रोटीन जो अपना कार्य है वो सुचारू रूप से कर सकेगा। फिर आता है अगला जो इसका कार्य है वो है वसा में घुलनशील विटामिनों का उनकी बचत के रूप में या उन स्रोतों को बनाए रखने के रूप में। सबसे पहले ये समझना जरूरी है, वसा घुलनशील विटामिन, यानी कि वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं ए, डी, के और ई, यानी कि ए, डी, ई, के। और दूसरे जो बच गए विटामिन, अब जो दूसरा विटामिन बच गया है वो है विटामिन बी और विटामिन सी। तो ये हो गए हमारे जल में घुलनशील विटामिन। अब बात हो रही है वसा में घुलनशील विटामिन यानी कि ए, डी, ई, के। अगर वसा सही रूप से हमारे शरीर में जमा हो जाएगी, अवशोषित कर ली जाएगी, तो क्या हो जाएगा, वसा में जो घुलनशील विटामिन है ए, डी, ई और के जो विटामिन है ये उसी वसा के साथ मिलकर हमारे शरीर में संग्रहित हो जाएंगे और इनकी जो मात्रा है वो शरीर से बाहर निकलने से बच जाएगी। यानी कि हमारे शरीर में वसा में घुलनशील विटामिन जो होते हैं उनकी भी पूर्ति वसा के माध्यम से हो जाती है, क्योंकि ये वसा के साथ मिलकर ही हमारे शरीर में अवशोषित हो जाते हैं। फिर अगला कार्य है इसका वसा का, वो है त्वचा को चिकना बनाना, त्वचा को कांतिमय और मुलायम बनाए रखना।
अब वसा है, कई बार देखा होगा कुछ लोगों की स्किन जो होती है खिलती, चमकदार, मुलायम होती है, गद्दीदार होती है। लेकिन वहीं अगर दुबले पतले लोगों की स्किन देखी जाए, रूखी दिखेगी, बेजान दिखेगी, एकदम पतली सी और मुरझाई हुई सी दिखती हैं। तो ये भी जो है हमारी जो त्वचा है वो भी वसा के कारण प्रभावित होती है। यानी कि जिनके शरीर में अच्छी मात्रा में वसा जा रही है, संतुलित रूप से वसा का ग्रहण किया जा रहा है, तो वही वसा अगर जमा हो जाती है शरीर में त्वचा के नीचे वसीय उत्तकों के रूप में, तो वहाँ पर वो त्वचा क्या करती है, गद्दीनुमा संरचना बना देती है। साथ ही त्वचा को चिकना बनाए रखती है और चिकना होने के कारण क्या होता है, वह जो त्वचा है उसमें एकदम चमक आने लगती है, कांतिमय दिखने लगती है और सुंदर दिखने लगती है, जिसकी वजह से त्वचा जो होती है हमारी सुंदर निखरी हुई सी दिखाई देना शुरू हो जाती है। अगला जो कार्य है वो है पाचन में स्नेहक के रूप में। स्नेहक को समझने के लिए जरूरी है कि एक एग्जाम्पल दें हम। जैसा आपने देखा होगा मशीन है, कई बार क्या होता है मशीन के कलपुर्जे सही से काम नहीं करते हैं, या सिलाई मशीन में देखा होगा कि ऑयल डाला जाता है। ऑयल डालने का कार्य क्या हो जाता है, ताकि उनके जो बीच में रगड़ हो रही है वो ना हो और जो दोनों पुर्जे हैं वो आसानी से कार्य करें और आसानी से घूम सके। तो यहाँ पर स्नेहक भी वही तेल का कार्य कर रहा है। यानी कि जो हमारे पाचन अंग वगैरह है, जब पाचन प्रक्रिया होती है तो उसमें वसा स्नेहक का कार्य करती हैं। यानी कि दो अंगों को आपस में रगड़ने से भी बचाती है, भोजन को सॉफ्ट भी बनाती है, मुलायम चिकना भी बनाती है, ताकि उसको क्रमानुकुंचन, क्रमानुकुंचन का मतलब होता है मांसपेशियों के सिकुड़ने और फैलने की क्षमता। जब क्रमानुकुंचन गति होती है तो उसी से भोजन क्या होता है, आगे की ओर खिसकता है। तो इसको आगे की ओर खिसकने के लिए, मांसपेशियों को चिकना बनाने के लिए, अंगों को चिकना बनाने के लिए, ताकि वो आपस में रगड़े नहीं और फिसलन यानी कि चिकनाहट बनने से आसानी से कार्य हो सके, तो वहाँ पर वसा स्नेहक का कार्य करती हैं, ताकि पाचन प्रक्रिया सुचारू रूप से हो सके और पाचन अंगों में किसी भी प्रकार की रगड़ या कोई भी ना हो। और जहाँ पर देखा होगा कई बार वसा युक्त भोज्य पदार्थ जब कम लिए जाते हैं तो कई बार क्या होता है, भोजन का पाचन पूरी प्रकार से नहीं हो पाता है, उसको उत्सर्जन अंगों तक सही प्रकार से नहीं पहुंच पाते हैं। तो ऐसे में कब्ज की स्थिति हो जाती है, जिसकी वजह से मल द्वार पर कई बार चोट वगैरह लगने की स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है। फिर आता है भोजन में स्वाद बढ़ाने के रूप में। स्वाद तो सभी जानते हैं, आजकल के लोगों को सबको टेस्टी खाना बहुत पसंद होता है। तो आजकल जो हमारी युवा पीढ़ी है अगर देखा जाए तो वो सबसे ज़्यादा तला भुना जो होता है, या जैसे कि स्पाइसी खाना है, तला भुना हुआ है, या जो बहुत ही ज़्यादा खट्टा वगैरह होता है, इस तरह के भोजन करना पसंद करती हैं। चाउमीन हो गए, बर्गर वगैरह हो गए, मंचूरियन वगैरह हो गया। तो ये जो भोज्य पदार्थ है उसमें अगर देखा जाएगी तो स्वाद किसकी वजह से बढ़ रहा है, वसा की वजह से। क्योंकि वसा जैसे कि वैसे नॉर्मल हम देखें, हम रोटी खाते हैं, लेकिन वो हम डेली जब खा रहे हैं तो एक उतनी ही मात्रा में ले पाते हैं। लेकिन किसी दिन जैसे कि भरवा पराठे बना दिए गए, पूरी बना दी गई, तो ये क्या होता है, उसमें परिवर्तन होने से और अलग रूप में बनने से जब हम उसको बहुत ज़्यादा अच्छे से खाना पसंद करते हैं, अब पूरी है, कचौरी है, ये सब किस में बन रहे हैं, वसा में। अब वसा क्या करती है, इनके टेस्ट को दुगना कर देती है, जिससे वो भोज्य पदार्थ उतना ही स्वादिष्ट लगता है और साथ ही वसा की जो मांग है वो भी अच्छी प्रकार से पूरी हो जाती है। अगला है भोजन का परिमाण कम करने में। कई बार देखा होगा जैसे कि हम यात्रा वगैरह कर रहे हैं तो उस समय ज़्यादातर लोग अपना भोजन साथ में पैक करके ले जाते हैं, या लंबे सफ़र के लिए जाना है या कहीं दौड़ भाग वाला कार्य है,
तो ऐसी स्थिति में अगर हम नॉर्मल जो खाना खा रहे हैं उसकी बजाय अगर जैसे कि पूरी हैं, पराठे हैं, जो कि वसायुक्त भोज्य पदार्थ हैं, उनकी अगर छोटी सी मात्रा या कम मात्रा भी ली जाए, लेकिन उस कम मात्रा में भी क्या होती है, ऊर्जा की मात्रा अधिक होती है, क्योंकि पूरी तरीके से वो भोजन किसमें बना हुआ है, वसा में। और वसा जो है वो कार्बोज और प्रोटीन की अपेक्षा भी दुगनी मात्रा में, यानी कि 2 कैलोरी के करीबन जो है वो हमारे शरीर को ऊर्जा दे रही है। तो 9 कैलोरी के करीबन जो ऊर्जा मिल रही है, यानी कि दुगनी मात्रा में मिल रही है। तो अगर इनकी 2 या 3 पूरियाँ भी खा के निकला जाए या 1 या 2 पराठे भी लेके खाया जाए, तो उसमें भी क्या हो जाएगी, ऊर्जा अधिक मिलेगी और कम भोजन में भी अधिक ऊर्जा की हमारी प्राप्ति हो जाती है। तो जहाँ ऊर्जा की मांग जब ज़्यादा होती है, तो ऐसी स्थिति में ज़्यादा तली हुई चीज़ या ज़्यादा वसायुक्त भोज्य पदार्थ को प्राप्त कर लेने से जो हमारी वसा की मांग है वो कम समय में और कम भोजन में भी पूरी हो जाती है। तो आज हमने पढ़ा कि वसा क्या है, वसा का क्या कार्य है हमारे शरीर के अंदर। अगली जब हमारी क्लास होगी तब उसमें पढ़ेंगे वसा की कमी और अधिकता के प्रभावों के बारे में। तब तक एक बार इसको जरूर पढ़िएगा, दोहराइएगा जल्दी से ताकि याद हो जाए। तब तक के लिए सभी को गुड बाय।